14 फरवरी 2019 का दिन, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आतंकवादी हमला हुआ था और इसमें कई सारे हमारे जवान शहीद हो गए। सबसे पहले उनको संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और इसी दिन को 14 फरवरी को हम ब्लैक डे भी मनाते हैं। लेकिन क्या इसका कारण क्या था? मतलब ये पुलवामा हमले के पीछे का क्या सच था, इसका क्या बैकग्राउंड था, और ये क्यों करवाया गया, और ये पुलवामा हमले के पीछे क्यों करवाया गया और ये कौन करवाया, इस चीज को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या था, कहां से ये शुरू होता है, इसका कहानी शुरू कहां से होता है। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। ये है भारत, ठीक है। होता क्या है ये समझिए। ये है भारत, यह है नेपाल, ठीक है। अब होता क्या है कि टाइम था दिसंबर 1999 और ये नेपाल, यहां पे है नेपाल का काठमांडू एयरपोर्ट, ठीक है। काठमांडू एयरपोर्ट दिसंबर 1999, मतलब दिसंबर लास्ट चल रहा था, 25-26 ऐसे मान के चलिए, ठीक है। अब होता क्या है, काठमांडू एयरपोर्ट से एक प्लेन दिल्ली को आने वाली थी, ठीक है, इस डेट को, और इस प्लेन का नाम था IC-814, ठीक है, IC-814। और इस प्लेन में करीब करीब एयर होस्टेस मिला के, पायलट मिला के करीब करीब 170-80 लोग थे, 180 लोग थे, समझ, 180 लोग इस प्लेन में बैठे हुए थे। और ये सारे लोग नए शादीशुदा थे जो घूमने गए थे नेपाल, हनीमून मनाने गए थे नेपाल, ठीक है, न्यू ईयर में। अब ये प्लेन काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ती है दिल्ली के लिए और 180-70 लोग इसमें बैठे हुए हैं। प्लेन जैसे ही उड़ती है, 4 आतंकवादी प्लेन से निकलते हैं और पायलट के सर पे बंदूक तान देते हैं, AK-47, AK-56, ठीक है। और 3 आतंकवादी जो है पैसेंजर के आसपास घूमने लगते हैं बंदूक लेके। और एक आतंकवादी जो पायलट के सर पे बंदूक ताना हुआ था, उन्होंने कहा कि अब ये प्लेन हाईजैक हो चुकी है, अब ये मेरे हिसाब से चलेगी। अब वो पायलट समझ गया कि प्लेन तो हाईजैक हो चुकी है और इस प्लेन में, इस फ्लाइट में बैठे 180 लोगों की जान अब उसके हाथ में है, उसको क्या करना है वो उसको पता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि पायलट के सर पे भी बंदूक ताना हुआ है। अब होता क्या है, अब होता यह है कि ये प्लेन तो दिल्ली जाने वाली थी, ठीक है। अब प्लेन जो चलती है वो तो एक रनवे पर चलती है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी लहरा दिया, पायलट कहीं भी चला रहा है। प्लेन एक रनवे पर चलती है, जैसे ट्रेन एक पटरी पर चलती है, कार एक रोड पे चलती है, तो जैसे ही प्लेन एक रनवे पर चलती है। ऐसा नहीं कि पायलट का मन हुआ तो वीर तुम बढ़े चलो, ऐसे नहीं है ना। प्लेन एक रनवे पर चलती है। तो होता क्या है, अब इस रनवे को क्रैश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये प्लेन अब दिल्ली नहीं जाएगी, ये प्लेन अब पाकिस्तान चलेगी, पाकिस्तान जाएगी। इस रनवे को, दिल्ली के रनवे को क्रॉस किया जाता है। और जब ये प्लेन को, रनवे को क्रैश किया जाता है और ये प्लेन यहां तक पहुंचती है, अमृतसर तक, तो इस प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाता है। पायलट कहता है उस आतंकवादी से कि अब इस प्लेन का, अब इस फ्लाइट का फ्यूल खत्म हो रहा है और इसमें दिल्ली तक का ही फ्यूल था, कुछ एक्स्ट्रा था तो वो अमृतसर तक आ गया। अब इसका फ्यूल खत्म हो रहा है, अब ये आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए बत्ती ब्लिंक कर रहा है, बस ऐसे समझो आप, ठीक है। तो आतंकवादी ने कहा अच्छा ठीक है, इसको अमृतसर एयरपोर्ट अथॉरिटी पे रोको, अमृतसर के एयरपोर्ट पे रोको और फ्यूल लो इसमें। अब अमृतसर के एयरपोर्ट पे उतरती है फ्लाइट। अब आतंकवादी को डर होता है कि कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे। तो उनमें से एक आतंकवादी ने एक लड़के को बैठाया, एक पैसेंजर को बुलाया और उस पैसेंजर को बुलाया और उसके हाथ पे चाकू मार दिया गया और उस
हाथ पे चाकू मार के उसको दिखाया गया कि देखो इसमें फ्यूल डालो, नहीं तो इसमें सब के सब पैसेंजर अभी मारे जाएंगे। अब उस फ्यूल वाले के मन में डर बैठ गया और उन्होंने फ्यूल डाल दिया, ओवरफ्लो कर दिया, इतना डाल दिया कि बहुत ज्यादा हो गया, एकदम फुल कर दिया गया। अब गेट बंद होती है प्लेन की और प्लेन फिर से उड़ता है। अब प्लेन पहुंचने को रहता है जब इस्लामाबाद से जब कुछ पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद से कुछ दूर पीछे रहता है तो तब तक पूरे इंडिया में खबर फैल चुकी होती है कि जो प्लेन नेपाल से दिल्ली को आने वाली थी वो प्लेन दिल्ली नहीं आ चुकी है, वो प्लेन अमृतसर गई और सबको समझ में आ गया कि वो प्लेन अब हाईजैक हो चुकी है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। तो वैसे भी पाकिस्तान इंडिया का संबंध तो वैसे ही छुई मुई की तरह है, थोड़ी थोड़ी बातों पर बिगड़ जाता है। तो होता क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नवाज शरीफ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारा मामला बिगड़ना नहीं चाहिए, और जो प्लेन नेपाल से दिल्ली को आने वाली थी वो प्लेन अब पाकिस्तान को जा रही है, उसमें से बैठे हमारे 180 यात्रियों को कुछ होना नहीं चाहिए। तो अब नवाज शरीफ चिंता में आ गए और उन्होंने ऑर्डर दे दिया सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि ये प्लेन जो हाईजैक होकर आ रही है उसको पाकिस्तान में उतरने नहीं देने की इजाजत नहीं दिया जाए। मतलब कोई एयरपोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करे, उसे उतारे नहीं अपने एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये इस्लामाबाद से 40 किलोमीटर पहले होती है तो पाकिस्तान सरकार का इजाजत पे, पाकिस्तान सरकार के ऑर्डर पे पाकिस्तान के सारे सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। मतलब सिग्नल मतलब रनवे, जिस रनवे पर प्लेन चलती है वो रनवे बंद कर दी जाती है, मतलब सिग्नल दिख ही नहीं रहा प्लेन कहाँ चल रहा है, अब बस प्लेन मंडरा रहा है ऊपर में ऐसे 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 ऐसे। अब होता क्या है, प्लेन तो मंडरा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उस एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कॉल किया सरकार को और कहा कि देखिए सर ज्यादा देर तक हम सिग्नल को ऑफ नहीं रख सकते क्योंकि अभी हमारी और भी फ्लाइट आने वाली है, और ज्यादा देर तक हम अगर सिग्नल को ऑफ करके रखेंगे तो फ्लाइट आपस में टकरा जाएगी, टकराने की संभावना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ज्यादा देर तक इसको ऑफ नहीं रख सकते। तो नवाज शरीफ ने कहा ऑफ नहीं रख सकते, छवि खराब हो रही है, ठीक है सिग्नल को खोल दो, लेकिन उस प्लेन को यहां उतरने नहीं देना, ठीक है। अब सिग्नल खोला जाता है और सिग्नल जैसे ही खोला जाता है वो प्लेन उतरती है। प्लेन उतरती है मतलब प्लेन हवा में ही है लेकिन कोई निकल नहीं रहा, क्योंकि वहां के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि आपको यहाँ पे उतरने की, यहाँ पे लैंड करने की इजाजत नहीं देगी, मतलब सरकार की इजाजत नहीं है आपको इस प्लेन को यहाँ लैंड नहीं होने, इस प्लेन को यहाँ उतरने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, पायलट जो होता है, उस प्लेन का पायलट जो होता है वो उससे एयरपोर्ट अथॉरिटी को बात करने का, कांटेक्ट करने का फैसिलिटी होता है। तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करते हैं, ठीक है। अगर एयरपोर्ट पायलट कहते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से कि ठीक है अगर आप नहीं दे रहे उतरने तो मत दीजिए, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुकी है और इसमें से एक व्यक्ति जिसको हाथ पे चाकू लगा है उसको आप इलाज कर दीजिए, उसको आप बैंडेज करा दीजिए, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है तो कुछ हो सकता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी मान गई और उस पैसेंजर को, उस यात्री को उतारा जाता है, और जैसे ही उस यात्री को उतारा जाता है उस यात्री की वहां मृत्यु हो जाती है। अब मामला और फंस जाता है। अब ये हो जाता है कि ये प्लेन एक तो हाईजैक, दूसरा पाकिस्तान में जाके जब उस पैसेंजर को उतारा जाता है तो उसकी वहां मृत्यु हो जाती है। अब क्या होगा, अब नवाज शरीफ को यह बात पता चलती है तो उन्होंने कहा कि अब ये फ्लाइट को यहां से उठाओ, यहां से हटाओ। अब ये फ्लाइट यहां से हटती है, उड़ती है, और विश्व का कोई भी देश इसे अपने यहां उतारने को तैयार नहीं था।
लेकिन एक देश था जो हमेशा आतंकवादी का गढ़ माना जाता है, जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने कहा, अफगानिस्तान उतारने को तैयार था। मतलब अब ये फ्लाइट यहां से अफगानिस्तान की ओर चलती है। अफगानिस्तान के काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गई, लेकिन काबुल में उतरने का परमिशन नहीं मिला। लेकिन एक बहुत ही बड़ा ये गढ़ माना जाता है, जो आतंकवादी का गढ़, क्योंकि ये आतंकवादी जो थे वो कौन थे? हकदर ये एक संगठन के थे, जिस संगठन का नाम था हुम, हकदर उल मुजाहिदीन, हुम नाम था। ठीक है, हुम। अब इस हुम के भी संगठन का एक गढ़ था, मतलब एक जगह था अफगानिस्तान में, जिसका नाम था कंधार, कंधार जगह। अब वो प्लेन वहां जाती है, वहां एक एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट नाम का ही है, मतलब खाली है एकदम। उस एयरपोर्ट पे उतारा जाता है, वहां कोई नहीं है। काबुल, अफगानिस्तान के गांधार में, वहां पे फ्लाइट को उतारा जाता है। अब फ्लाइट वहां उतरती है और वो चारों आतंकवादी उस फ्लाइट से उतर के फ्लाइट को बंद कर दिया जाता है। और फ्लाइट को बंद करके भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखा जाता है, और उस चिट्ठी पे लिखा है कि आपके जेल में, भारत सरकार के जेल में हमारे 3 आतंकवादी फंसे हुए, 3 आतंकवादी, उस तीनों आतंकवादी को आप रिहा कीजिए। फिर आपके ये जो प्लेन हाईजैक हुए हैं, इसमें 170 आदमी मौजूद है, उसको जान बच पाएगा, नहीं तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे। अगर आप उसको बचाना चाहते हैं कि ये 3 आतंकवादी, इनको आप रिहा कीजिए अपनी जेल से। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे तो भारत सरकार की जेल में कई सारे कैदी मौजूद थे, लेकिन ये 3 कैदी ऐसे थे जो भारत सरकार के सबसे खतरनाक कैदी थे, भारत के लिए सबसे खतरनाक कैदी थे। तो सरकार ने नहीं माना, सरकार रुक गई इस पे। 4-5 दिन सरकार ने कुछ नहीं बोला। अब होता क्या है कि ये जो आतंकवादी थे, अब वो इस प्लेन में घुसती है गेट खोल के। 4-5 दिन बीत चुके हैं, करीब करीब नया साल आ चुका है, 2 तारीख हो चुका है, 2 जनवरी हो चुका है। अब ये जो आतंकवादी थे वो घुसते हैं प्लेन में और कहते हैं कि भारत सरकार ने हमारी मांगे को नहीं मानी है, अब आप लोग की जान नहीं बच पाएगी, आप लोगों के पास 2 घंटे की समय है, आप लोग एक दूसरे से मिल लीजिए, उसके बाद हम इस फ्लाइट को उड़ा देंगे। अब होता क्या है, उसमें जितने सभी नई शादीशुदा थे, वैसे भी नई शादीशुदा नहीं भी हुए, तो भी जिनको भी पता चलेगा कि हम अगले 2 घंटे में मरने वाले हैं, मौत सामने है, तो पूरी की पूरी फ्लाइट के जो व्यक्ति थे सभी रोने लगे, एक दूसरे से गले मिलकर। लेकिन इधर सरकार मजबूर थी और अंत में सरकार ने फैसला लिया कि छोड़ देते हैं इन तीनों को छोड़ने का फैसला लिया। और सरकार ये परमिशन, ये ऑर्डर, ये जो रिक्वेस्ट है, ये मान लिया। अपने 180 यात्रियों को जान बचाने के लिए सरकार ने ये 3 यात्रियों को छोड़ दिया। अब ये 3 यात्री, इन तीनों को ले जाया जाता है गांधार, पूरी की पूरी बेल्ट लगाकर, पूरी की पूरी वो कैदी को जैसे ले जाया जाता है उसको, तीनों को, क्योंकि आतंकवादी है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए तीनों को ले जाया जाता है कांधार। और कांधार ले जाने के बाद सही सलामत उस फ्लाइट में जितने भी व्यक्ति थे, 180 लोग, उन सबको बचा लिया जाता है। उसमें से 1 लोग मारे जाते हैं जो पाकिस्तान में मारे गए थे, जिनके हाथ पे चाकू लगा हुआ था। ठीक है, अब होता क्या है, ये तीनों छूट गए। ये तीनों कौन लोग थे? हुम के, हकदर उल मुजाहिदीन, ये हुम संगठन के थे। लेकिन अब क्या हुआ,
जब ये लोग छूट गए तो इस हुम में एक भगदड़ मच गई। जब ये 3 लोग और हुम में आ गए, इस हुम में भगदड़ मच गई। क्या भगदड़ मच गई? हुम के कुछ लोग चाहते थे कि ये जो व्यक्ति छूटे हैं, ये व्यक्ति अब इस संगठन का लीडर बने, लेकिन कुछ व्यक्ति चाहते थे कि जो पहले से लीडर बने हुए हैं वो ही लीडर बने रहे। अब इसमें गड़बड़ हो गई और ये व्यक्ति जो छूटे हैं, इस व्यक्ति का एक व्यक्ति का नाम था मौलाना मसूद अजहर, जिसका नाम आपने सुना भी होगा, मौलाना मसूद अजहर। मसूद अजहर। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे लीडर बने, कुछ लोग कहते हैं नहीं, पहले जो लीडर थे वो ही लीडर है। अब इस संगठन में मच जाती है भगदड़, इस संगठन में गड़बड़ा जाता है, इस संगठन का स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाता है और ये 2 भागों में बट जाती है। मौलाना मसूद अजहर, ये टीम, इसका टीम अलग हो जाता है, इसका जो समर्थक करने वाले थे वो अलग हो जाते हैं और एक नया संगठन बनता है जिसका नाम था जेम, जिसको जेम कहते हैं। जेम। हुम हकदर उल मुजाहिदीन, जेम जैश ए मोहम्मद, इसका क्या नाम है? जैश ए मोहम्मद, जिसको जेम कहते हैं, और हुम हकदर उल मुजाहिदीन। ठीक है। अब ये जेम नया संगठन बनता है जिसके लीडर रहते हैं मौलाना मसूद अजहर। अब ये जो जेम है, यही जेम, आपको बता दूं कि भारत ने जो ये 3 यात्रियों को छोड़ा था, 3 यात्री बोल देता हूं मैं, 3 कैदियों को छोड़ा था, आज भी भारत इस 3 कैदियों को छोड़ के पछता रहा है। क्यों? आपको बता देता हूं। ये जेम जो है, सबसे पहले 2001 का भारत पे संसद पे जो हमला हुआ था, उसमें इसका हाथ था। एलईटी के साथ मिलकर, लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर इन्होंने 2001 में भारत के संसद पे हमला किया, जेम संगठन। दूसरा 26/11 का मुंबई हमला 2014 का, उसमें इस संगठन का हाथ था। इस संगठन ने वो 2014 का हमला करवाया था, मुंबई हमला 26/11 का। तीसरा पुलवामा हमला, 14 फरवरी 2019 का पुलवामा हमला, यह संगठन का हाथ। मौलाना मसूद अजहर मास्टरमाइंड, आपने न्यूज में भी सुना होगा। और क्लियरली जेम ने ही, जैसे मोहम्मद ने ही इस पुलवामा हमला को करवाया था 14 फरवरी 2019। तो कुल मिलाकर समझिए कि भारत सरकार ने जो ये 3 कैदी को छोड़ा था, ये 3 कैदी को छोड़कर आज भी भारत सरकार पूरी तरह पछता रही है। ये तो मैं वो हमला बोला, 3 संसद पे हमला, 26/11 का मुंबई हमला, पुलवामा हमला, ये तो मैंने वो हमला बोला जो चर्चित है। इन्होंने कई सारे हमले किए भारत पे। तो आपको बैकग्राउंड समझ में आया कि किस प्रकार से क्या हुआ, कौन से कैदी छोड़े गए। और मैंने 3 संगठन का नाम यहाँ पे मेंशन किया है, 2 संगठन का, बेसिकली हकदर उल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद। हकदर उल मुजाहिदीन से जैश ए मोहम्मद टूट के अलग हुआ और जैश ए मोहम्मद ने ही भारत के संसद पे हमला किया। 26/11 का मुंबई हमला का जिम्मेदार वही है और 14 फरवरी 2019 का पुलवामा हमला, उसका जिम्मेदार वही है। और इसका लीडर कौन था? मौलाना मसूद अजहर। तो उम्मीद है कि आपको ये पुलवामा हमला का ये बैकग्राउंड समझ में आया होगा कि ये इसका क्या बैकग्राउंड था और ये कौन करवाया गया, कौन संगठन इसमें शामिल था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।